नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य और आप देख रहे हैं सारा देश 100 खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके सिलसिले की। एनआईए की डीएसपी तंजील अहमद की हत्या की जांच में यूपी पुलिस अब भी खाली हाथ है। एनआईए ने भी जांच के लिए अपनी अलग टीम बनाई है। उनका कहना है कि अब तक कातिल पकड़े नहीं जाते, वो चैन से नहीं बैठे। तंजील अहमद की रविवार को यूपी के बिजनौर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हमलावरों ने उनकी पत्नी को भी गोली मार दी थी, जिनका इलाज चल रहा है। तंजील अपनी पत्नी के साथ एक शादी से लौट रहे थे, तभी घात लगाकर बैठे बदमाशों ने उन पर हमला बोल दिया। उन्होंने तंजील और उनकी पत्नी पर करीब 2 दर्जन गोलियां बरसाई। तंजील की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उनके शरीर में 12 गोलियां मिली हैं। जानकारी के मुताबिक हमलावरों ने उन्हें 9 mm के पिस्टल से गोली मारी थी। चश्मदीद के मुताबिक तंजील अब जब शादी से लौट रहे थे, एक मोटरसाइकिल उनके पीछे पीछे आ रही थी। बताया जा रहा है कि हमलावरों ने पिस्टल की सारी गोलियां तंजील पर उतार दी। तंजील वर्धमान हमले और नकली नोटों की जांच में शामिल थे, साथ ही इंडियन मुजाहिदीन के हमलों से जुड़ी जांच में भी वो शामिल थे। पठानकोट हमले की जांच के लिए आई पाक टीम के लिए एनआईए की तरफ से लाइजिंग अफसर बनाए गए थे। डीएसपी के करीबियों का कहना है कि वो शनिवार को अपनी भांजी की शादी के लिए बिजनौर गए थे। लोगों का कहना है कि सभी से उनके अच्छे संबंध थे, किसी से उनकी कोई दुश्मनी नहीं। यूपी के बिजनौर में मारे गए एनआईए के डीएसपी तंजील अहमद का रविवार रात दिल्ली के जामिया नगर में अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस दौरान हजारों की भीड़ वहां मौजूद रही। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी तंजील के घर पहुंचे और उनके परिजनों को ढांढस बंधाया। उन्होंने डीएसपी के परिजनों को 1 करोड़ रुपए और एक सदस्य को नौकरी देने का ऐलान भी किया। अंतिम संस्कार के समय जामिया नगर में जुटी भीड़ ने केंद्र और दिल्ली सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, साथ ही साथ डीएसपी तंजील अमर रहे के नारे भी लगाए। डीएसपी ने तंजील के परिवार को 20 लाख रुपए और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का ऐलान किया। तंजील बीएसएफ में ही तैनात थे। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस मामले की जांच की जा रही है और एनआईए की टीम पूरी तफसील से रिपोर्ट देगी। उन्होंने यूपी सरकार को राज्य में कानून व्यवस्था सुधारने की भी नसीहत। टीवी कलाकार प्रत्यूषा बैनर्जी की आत्महत्या की गुत्थी उलझती ही जा रही है। इस मिस्ट्री में अब लव ट्रायंगल का एक एंगल भी जुड़ गया है। टीवी इंडस्ट्री में प्रत्यूषा के दोस्तों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रत्यूषा के बॉयफ्रेंड राहुल राज के रिश्ते सलोनी नाम की एक लड़की से थे। टीवी कलाकार काम्या पंजाबी के मुताबिक सलोनी को लेकर प्रत्यूषा और राहुल में आए दिन झगड़े होते रहते थे। इतना ही नहीं, सलोनी अक्सर प्रत्यूषा को टॉर्चर भी करती थी। काम्या का कहना है कि प्रत्यूषा राहुल के साथ रिश्ता खत्म करना चाहती थी। इस सिलसिले में एक वकील से उन्होंने सलाह भी ली थी। प्रत्यूषा के दोस्त विकास गुप्ता का कहना है कि उन्होंने प्रत्यूषा के शव पर चोट के निशान देखे हैं। विकास के मुताबिक उसके शरीर और नाक पर चोट के निशान थे। विकास का कहना है कि प्रत्यूषा को पैसे की कोई तंगी नहीं थी। विकास के मुताबिक राहुल का बर्ताव ठीक नहीं था। एक बार उसने पार्टी में सबके सामने प्रत्यूषा को थप्पड़ मार दिया था। उधर राहुल के माता पिता का आरोप है कि प्रत्यूषा के माता पिता उसकी सारी कमाई रख लेते थे, जिसके चलते वो कई बार पैसों की तंगी में रहती थी। इस बीच रविवार तड़के प्रत्यूषा के बॉयफ्रेंड राहुल राज की तबियत बिगड़ने के बाद अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया। उसके वकील का कहना है कि वो बेहद डिप्रेशन में है। जांच को आगे बढ़ाने के लिए पुलिस को प्रत्यूषा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि कहीं प्रत्यूषा प्रेग्नेंट तो नहीं थी। पश्चिम बंगाल और आसाम में आज पहले चरण का मतदान है। पहले चरण में पश्चिम बंगाल के 18 विधानसभा और आसाम की 65 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। पश्चिम बंगाल के 18 विधानसभा क्षेत्रों में से 13 माओवादी हिंसा से प्रभावित इलाकों में है और इन इलाकों में शाम 4 बजे तक मतदान होगा, जबकि 5 विधानसभा सीटों पर शाम 6 बजे तक मतदान होगा। बीजेपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती आज जम्मू कश्मीर की पहली महिला मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगी। करीब 11 बजे राजभवन में सादे समारोह में शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा। महबूबा के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू और जितेंद्र सिंह भी मौजूद रहेंगे। वहीं कांग्रेस ने इस कार्यक्रम का बहिष्कार करने का फैसला किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के बाद कल देर रात स्वदेश पहुंचे। एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री निवास लौटने के दौरान रास्ते में खड़े लोगों ने पीएम मोदी के स्वागत में मोदी मोदी के नारे लगाए। लोगों को देखकर प्रधानमंत्री मोदी ने अपना काफिला रुकवाया और फिर गाड़ी से उतरकर उनका अभिवादन स्वीकार किया। इस दौरान भारत माता की जय के नारे भी लगे। प्रधानमंत्री मोदी को सऊदी अरब का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किंग अब्दुल अजीज साश से सम्मानित किया गया। इस दौरान
दोनों देशों ने 5 समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कारोबारियों से मुलाकात की। पीएम ने उद्योगपतियों को भारत आने का निमंत्रण भी दिया। सऊदी अरब के रियाद में भी पीएम मोदी को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। यहां महिलाओं ने पीएम के साथ सेल्फी ली। वहीं पीएम मोदी की मौजूदगी में मुस्लिम महिलाओं ने भारत माता के जय के नारे लगाए। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भारत माता की जय पर दिए अपने बयान पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि अगर कोई जय हिंद जय भारत भी बोलता है तो कोई दिक्कत नहीं। फडणवीस ने कहा कि भारत माता की जय का किसी खास धर्म से कोई संबंध नहीं। मीडिया पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के दौरान उन्होंने 45 मिनट सूखे पर बोला था, लेकिन कोई उसकी बात नहीं कर रहा। फडणवीस के बयान पर जेडीयू ने चुटकी लेते हुए कहा कि बीजेपी पहले महबूबा मुफ्ती से ऐसा नारा लगवा ले जिसके साथ वो सरकार बनाने जा रही है। बाबा रामदेव ने एमआईएम के मुखिया ओवैसी पर निशाना साधा है। ओवैसी का नाम लिए बिना बाबा ने कहा कि कुछ लोग टोपी पहनकर कहीं भी खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि चाहे सिर काट दे लेकिन भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। रामदेव ने यह भी कहा कि उनके हाथ कानून से बंधे हैं, नहीं तो लाखों सिर धड़ से अलग हो जाते। बाबा रामदेव रोहतक में आयोजित श्रद्धावन समारोह में भाग लेने पहुंचे थे। उत्तर प्रदेश में बागपत पंचायत ने फैसला सुनाया है कि जो शख्स भारत माता की जय के नारे नहीं लगाएगा उसका सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार किया जाएगा। पाकिस्तान में कथित भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव की गिरफ्तारी पर विवाद बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान के अखबार डॉन ने जर्मनी के पूर्व राजदूत के हवाले से सनसनीखेज खुलासा किया है। अखबार में छपी खबर के मुताबिक जर्मनी के पूर्व राजदूत ने दावा किया है कि कुलभूषण को तालिबान ने अगवा किया और फिर पाकिस्तान खुफिया एजेंसी आईएसआई को बेच दिया। साथ ही साथ कराची में एक कार्यक्रम के दौरान ये बात कही गई थी। कोलकाता के हावड़ा में बीजेपी कार्यकर्ताओं के 2 ग्रुप आपस में भिड़ गए। ये झगड़ा बीजेपी की हावड़ा से उम्मीदवार रूपा गांगुली के सामने हुआ। दिल्ली में अस्थायी शिक्षकों ने मोर्चा खोला और सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया। गेस्ट टीचर स्थायी करने और सैलरी फिक्स करने की मांग करते। अस्थायी शिक्षकों का कहना है कि सरकार ने वादा किया था कि सभी गेस्ट टीचरों को स्थायी कर दिया जाएगा, लेकिन उनके उलट 4000 टीचरों को निकाल दिया गया। बुंदेलखंड में किसानों की बुरी हालत के बीच जश्न मनाने वाले एक मंत्री विपक्षी दलों के निशाने पर आ गए। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री गोपाल भार्गव पर डांस कार्यक्रम में हिस्सा लेने का आरोप। केरल सोलर स्कैम की आरोपी सरिता नायर ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ओमान चांडी ने उनका यौन उत्पीड़न किया। हालांकि मुख्यमंत्री चांडी ने सरिता के हर आरोप से इनकार किया। नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर में अब गर्भगृह में पुरुषों के जाने पर भी रोक लगा दी गई है। मंदिर प्रशासन ने महिलाओं और पुरुषों को बराबरी का दर्जा देने के लिए ये नया नियम लिया। नियम के तहत अब पुरुष भी गर्भगृह में उतनी ही दूरी तक जा सकेंगे जितनी दूरी तक महिलाओं को इजाजत है। गौरतलब है कि गर्भगृह में जाने के लिए भूमाता ब्रिगेड आंदोलन कर रही है। नया नियम आज से लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट में आज से निर्भया केस की सुनवाई शुरू होगी। मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने चारों दोषियों को मौत की सजा सुनाई थी। चारों दोषियों ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। रेप का 5वां नाबालिग दोषी पहले ही जुवेनाइल जेल से अपनी सजा पूरी कर चुका है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर के प्रतापपुर में एक शख्स को दूध में पानी की मिलावट के केस में 43 साल बाद बरी किया गया। मामला सन 1972 का है, जब शख्स सिर्फ 6ठी कक्षा में पढ़ता था। इस दौरान 7 महीने तक जेल की हवा खा चुके शख्स को ये नहीं पता था कि मामले में सिर्फ 6 महीने की सजा का प्रावधान है। दरअसल 6ठी क्लास में पढ़ाई के दौरान रामदास एक होटल में दूध बेचता था, लेकिन एक दिन खाद्य अधिकारी ने उसे मिलावट के केस में पकड़ लिया। रामदास आज 54 साल का हो गया। उत्तर प्रदेश के हाथरस के सिकंदरपुर गांव में सालों से दूषित हो चुका कुएं का पानी अचानक मीठा होने का मामला सामने आया। स्थानीय लोगों के मुताबिक एक ग्रामीण महिला ने राम लक्ष्मण सीता की खंडित मूर्ति कुएं में डाल दी थी, जिसके बाद कुएं से धुआं निकलने लगा। लोगों ने जब जाकर देखा तो पानी शुद्ध नजर आने लगा। घटना के बाद से कुएं के आसपास लोगों का तांता लग गया है। लोगों का मानना है कि भगवान राम ने कलयुग में ये चमत्कार किया है। यही नहीं, लोगों का विश्वास है कि कुएं का पानी पीने और नहाने से उनकी पुरानी बीमारी ठीक हो रही है। लखनऊ में पुलिस वीक के आखिरी दिन रिजर्व पुलिस लाइन में जवानों के हैरत अंगेज करतब देखने को मिले। पुलिसकर्मियों ने साहस, घुड़सवारी, आग के गोले से निकलना, मलखम जैसे जबरदस्त स्टंट्स दिखाए। रविवार को दिल्ली में मुंडका में अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। बैठक में तय किया गया कि 10 मई को जंतर मंतर पर एक दिन की सांकेतिक भूख हड़ताल की जाएगी। साथ ही हरियाणा सरकार से मांग की जाएगी कि जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान हुई हिंसा में बेकसूरों के खिलाफ दर्ज किए गए केस वापस ले जाएं। हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों को उचित मुआवजे की भी मांग हुई। गुजरात के वलसाड में 1121 आदिवासी जोड़ों का सामूहिक विवाह किया गया।
शादी को देखने के लिए करीब 40,000 लोग पहुंचे। सामूहिक विवाह को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज कराया गया है। मध्य प्रदेश के सतना जिले के मुकुंदपुर में दुनिया की पहली व्हाइट टाइगर सफारी खोली गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसका उद्घाटन किया। झांसी की महोबा कोतवाली क्षेत्र को काशीराम कॉलोनी में घर में बच्चों के बीच हुई फायरिंग में एक 12 साल के बच्चे की मौत हो गई। दरअसल तीनों बच्चे घर पर टीवी देख रहे थे कि घर के मालिक ने अपने बेटे को तमंचा थमा दिया, जिसके बाद उसके बेटे ने मृतक के सिर पर फायर कर दिया। घर के मालिक का अवैध असलहों का काम है। हरियाणा के नरवाना के राजगढ़ गांव में ऑनर किलिंग का मामला सामने आया, जहां लड़की के घर वालों ने 22 साल के युवक को पीट कर मौत के घाट उतार दिया। बाद में अपनी बेटी की भी हत्या कर दी। जबलपुर के अनुपमपुर जिले में प्रॉपर्टी विवाद में बड़े भाई ने अपने छोटे भाई और उसकी पत्नी की हत्या कर दी। ईंट से पुलिस ने आरोपी सहित उसकी पत्नी और बेटे को गिरफ्तार कर लिया। हरिद्वार में पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी के बेटे रोहित शेखर तिवारी पर यूथ हॉस्टल में कुछ कांग्रेसी नेताओं ने ही हमला कर दिया। बीच में चौंकने आए एनटी तिवारी ने ओएसडी के साथ भी हाथापाई की। यूपी के पीलीभीत में सिखों की हत्या मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने 47 पुलिसकर्मियों को दोषी करार दिया। इनकी सजा पर आज फैसला आना है। यह मामला 25 साल पुराना है, जब तीर्थ यात्रा करके आ रहे कुछ सिखों को पुलिस सीधा पीलीभीत ले आई और बाद में फर्जी मुठभेड़ दिखाकर उन्हें आतंकी घोषित कर दिया। मध्य प्रदेश के शहडोल में एक भतीजे पर अपनी चाची की हत्या करने का आरोप लगा है। आरोपी शंकर को यह शक था कि उसकी चाची ने जादू टोना करके उसे बीमार कर दिया। वेस्टइंडीज ने जीता टी20 वर्ल्ड कप। ब्रैथवेट ने अंतिम 4 गेंद में 4 छक्के लगाकर वेस्टइंडीज को बनाया वर्ल्ड चैंपियन। कल कोलकाता के ईडन गार्डन मैदान पर खेले गए फाइनल मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज को 156 रन का लक्ष्य दिया, जिससे वेस्टइंडीज ने 4 विकेट रहते ही हासिल कर दिया। वेस्टइंडीज की तरफ से सबसे ज्यादा रन सैमुअल्स ने बनाए। सैमुअल्स ने 66 गेंद में 85 रनों की शानदार पारी खेली। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। आखिरी ओवर में जीत के लिए 19 रन चाहिए थे, लेकिन ब्रैथवेट ने अंतिम 4 गेंद में 4 छक्के जड़कर दूसरी बार वेस्टइंडीज को वर्ल्ड चैंपियन बना दिया। जीत के बाद वेस्टइंडीज टीम के खिलाड़ी ब्रावो ने जमकर की बीसीसीआई की तारीफ। कहा, हमारे वेस्टइंडीज बोर्ड से ज्यादा बीसीसीआई ने हमारे लिए किया। टी20 वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन करने के लिए विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड दिया गया। वेस्टइंडीज की महिला टीम ने भी महिला टी20 वर्ल्ड कप जीत लिया। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हराया। राहुल द्रविड़ बन सकते हैं भारतीय टीम के नए कोच। खबरों के मुताबिक सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण की क्रिकेट सलाहकार समिति ने राहुल द्रविड़ से टीम इंडिया के चीफ कोच बनने के लिए संपर्क किया। पूर्व क्रिकेटर राहुल द्रविड़ फिलहाल भारतीय ए टीम और अंडर-19 टीम के कोच। वर्ल्ड कप में खराब प्रदर्शन के बाद पाकिस्तान टी20 टीम के कप्तान शाहिद अफरीदी ने कप्तानी छोड़ी। हालांकि वो अभी टी20 खेलते रहेंगे। कनाडा में नस्ली हमले का शिकार हुआ एक भारतीय। कनाडा में भारतीय युवक सुपिंदर सिंह को कुछ लोगों ने गालियां दी और उनकी पिटाई भी कर दी। कनाडा के पीएम ने हमले की निंदा की। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में एक मुस्लिम महिला को कार से कुचलने का वीडियो सामने आया। घटना उस जगह पर हुई जहां इस्लाम विरोधी रैली आयोजित की गई थी। अमेरिका के कैलिफोर्निया के दक्षिण हिस्से में एक विमान दुर्घटनाग्रस्त होकर सड़क पर जा गिरा। एक कार पर भी गिरा। कार में सवार महिला की मौत हो गई। विमान के पायलट समेत 5 लोग गंभीर रूप से घायल। अजरबैजान के अर्मीनिया के साथ हुए झड़पों के बाद एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा की। अर्मेनिया के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही प्रतिक्रियाओं को देखते हुए हिंसा को रोकने के लिए कदम उठाए गए। रक्षा मंत्रालय ने अजरबैजान के युद्ध विराम को झूठ बताया। अर्मेनिया ने दावा किया कि इस झड़पों में उसके 18 सैनिक मारे गए। आतंकी हमले के 12 दिन बाद रविवार को फिर खुला बेल्जियम का ब्रसेल्स हवाई अड्डा। रविवार को ब्रसेल्स एयरपोर्ट से 3 विमानों ने उड़ान भरी। हवाई अड्डे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। चीन के आइलैंड यानताई में समंदर के किनारे दर्जनों हर्बल सील दिखी। हर साल रूस के उत्तरी हिस्से से हजारों हर्बल सील चीन के इस आइलैंड की तरफ आती। सीरियाई सेना ने इस्लामिक स्टेट के कब्जे से एक और शहर को छुड़ा लिया। तस्वीरें सीरिया के कार्तियातेन की, जहां भारी गोलाबारी के बाद सीरियाई सेना ने शहर के अधिकांश हिस्से को आईएस के कब्जे से छुड़ा लिया। एक हफ्ते के अंदर ये दूसरी बार है जब इस्लामिक स्टेट के कब्जे से कोई शहर छुड़ाया गया है। उसके रक्षा मंत्रालय के पूर्व दफ्तर में लगी भीषण आग। दमकल विभाग ने किसी तरह आग पर काबू पाया। क्यूबा में विदेशियों को ले जा रही एक टूरिस्ट बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। 2 यात्रियों की मौत हो गई। 28 लोग घायल हुए हैं। 6 लोगों की हालत गंभीर है। चीन की स्मार्टफोन कंपनी वीवो ने चीन में 2 नए स्मार्टफोन वीवी
Vivo X6S और Vivo X6S Plus लॉन्च किया है। हालांकि कंपनी ने अभी ये नहीं बताया कि वो भारत में इसे कब लॉन्च करेगी। स्मार्टफोन निर्माता कंपनी OnePlus ने अपने स्मार्टफोन OnePlus X की कीमत में 2,000 रुपए की कटौती की है। अब ये फोन सिर्फ 14,999 रुपए में मिलेगा। सर्च इंजन गूगल ने ताइवान की कंपनी एसर के साथ मिलकर क्रोम बेस्ड एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग डिवाइस को लॉन्च किया है। 24 इंच के इस वीडियो डिवाइस की कीमत भारतीय बाजार में करीब 52,000 रुपए होगी। भारत के बाद अब मिस्र ने भी फेसबुक की महत्वाकांक्षी योजना फ्री बेसिक्स का बैन कर दिया है। मिस्र की सरकार को शक था कि फ्री बेसिक्स के जरिए यूजर्स की जासूसी की जा सकती है। निर्देशक आर बाल्की की फिल्म कियनका ने रिलीज के दूसरे दिन 8 करोड़ 41 लाख रुपए का कारोबार किया। फिल्म ने 2 दिनों में 15 करोड़ 71 लाख रुपए का कारोबार किया। अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा के पूर्व मैनेजर ने दावा किया है कि प्रियंका ने 3 बार आत्महत्या करने की कोशिश की थी। प्रियंका चोपड़ा के मैनेजर ने ट्विटर पर लिखा कि प्रियंका भले ही बहुत मजबूत दिखती हूँ, लेकिन अपने संघर्ष के दिनों में बेहद संवेदनशील थी। उन्होंने 2 बार आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन मैं उन्हें रोकने में सफल रहा। अभिनेत्री लारा दत्ता ने कहा कि वो इकलौती ऐसी अभिनेत्री हैं जिन्हें अभिनेता इमरान हाशमी ने किस नहीं किया। इमरान और लारा इस समय फिल्म अजहर में साथ काम कर रहे हैं। अभिनेता शाहरुख ने किया इमरान हाशमी की किताब का प्रमोशन। ट्विटर पर किताब के साथ फोटो शेयर करते हुए लिखा, अल्लाह आशीर्वाद दे और आपका परिवार स्वस्थ और खुश रहे। इमरान, आपसे मिलकर अच्छा लगा। अयान के लिए मेरा प्यार। इमरान हाशमी कैंसर से जूझ रहे अपने बेटे अयान की जिंदगी पर किताब किस ऑफ लाइफ लिखी है। इस किताब में इरमा और उनकी पत्नी परवीन के उन मुश्किल दिनों का जिक्र है जब साल 2014 में उन्हें अपने बेटे को कैंसर होने का पता चला। ऋतिक रोशन ने कंगना से अपने अफेयर की खबरों पर दिए गए पोप वाले बयान के लिए माफी मांगी है। ऋतिक ने ट्विटर पर लिखा कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ट्वीट से खुद गलतफहमी पैदा हो गई है। मेरा इरादा किसी की धार्मिक या दूसरी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। मैं माफी मांगता हूँ। दरअसल 28 जनवरी को ऋतिक ने अपने ट्वीट में लिखा था कि मीडिया जिन आश्चर्यजनक महिलाओं का नाम उससे जोड़ रही है, उससे कहीं ज्यादा मेरे और पोप के अफेयर्स के चांसेस हो सकते हैं। थैंक्स लेकिन नो थैंक्स।